पराशर हवेली में रौनक। पराशर हवेली में काफी रौनक छाई हुई थी। इस तरह की चहल पहल प्रायः हवेली में तभी देखी जाती थी जब कोई तीज त्योहार हो। इस वक्त मुक्ता हवेली के बरामदे में एक कुर्सी पर बैठी हुई थी और सामने ही अपनी टेबल पर सारा सामान फैलाया हुआ था। घर के सभी लोग मुक्ता के आसपास उसे घेरकर बैठे हुए थे। तभी चाची शीतल मुक्ता से कहती है, मुक्ता आप खुद एक डिज़ाइनर हैं, ये बताइए कि आप अपनी सगाई और शादी के कपड़े भी खुद ही डिज़ाइन करेंगी या किसी और डिज़ाइनर से लेंगी। तभी सरस्वती मुस्कुराते हुए कहती है, देखिए मुक्ता, शीतल का सवाल एकदम सही है। आप हमें अभी बता दीजिए, क्योंकि फिर हमारे पास सवाल ये भी है कि हमारे लिए कपड़े आप डिज़ाइन करने वाली हैं या हम भी किसी डिज़ाइनर को अपने लिए फाइनल कर लें। सरस्वती के ऐसा कहते ही शीतल और सरस्वती दोनों हंसने लगती हैं। वे दोनों मिलकर मुक्ता को छेड़ रही थीं। मुक्ता उनकी शरारत को अच्छी तरह समझ रही थी। अब मुक्ता कहती है, जैसा आप कहें वैसा हो जाएगा। जहाँ तक हमारी खुद की सगाई और शादी के कपड़ों की बात है तो हमने उनके ड्राफ्ट पहले ही तैयार किए हुए हैं। इसके अलावा हमने और भी बहुत सारे ड्राफ्ट तैयार किए हैं और वो भी अपने सभी परिवार वालों के लिए। हमें उम्मीद है कि आपको उनमें से ही अपने लिए ड्रेस पसंद आ जाएगी। ऐसा कहकर मुक्ता अपनी जगह से उठती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। फिर वहाँ से कुछ फाइलें लेके आ जाती है। उन्हें अपनी चाची और ताई की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, अभी तक ये डिज़ाइन मार्केट में लॉन्च नहीं किए गए हैं क्योंकि ये खास मेरे अपनों के लिए हैं। कहने का मतलब ये डिज़ाइन एकदम नए हैं, आपके मारवा परिवार को बराबरी की टक्कर देंगे। ठीक इसी वक्त शीतल फिर से छेड़ते हुए कहती है, हमारा परिवार या आपका होने वाला ससुराल। अब मुक्ता के चेहरे पर हंसी आ जाती है और वो कहती है, दोनों चाची जी। शीतल फिर से चुटकी लेते हुए सरस्वती की तरफ देखकर कहती है, वैसे हमारी मुक्ता हमेशा से ही काफ़ी तेज़ है, ये तो हमें पहले से ही पता है, लेकिन इतनी तेज़ कि अपनी और हमारी ड्रेस पहले से ही ड्राफ्ट करके रखी हैं। इस बार मुक्ता को शीतल की बात पर हंसी आ जाती है और वो अपना एक हाथ अपने चेहरे पर रख लेती है। फिर अपनी हंसी को रोकते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे से कहती है, अब आप इन्हें देख लीजिए और आपको जो अच्छे लगे वो फाइनल कर लीजिए। उसके बाद सुनील जी से कहकर उन्हें हमारी टीम तक पहुंचा दीजिए। टीम उन्हें जल्द से जल्द तैयार कर देगी। ठीक इसी वक्त आदित्य पराशर भी वहां आ पहुंचता है। आदित्य मुक्ता से कहता है, पहले आप हमारे पास आइए, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आदित्य के बुलाने पर मुक्ता अपनी जगह से उठती है और आदित्य के पास पहुंच जाती है। आदित्य वहीं चेयर पर बैठ जाता है और मुक्ता को इशारा करके साथ वाली कुर्सी पर बैठने के लिए कहता है। इस तरह सुबह सुबह अचानक से आदित्य का सबके बीच में चले आना सभी को हैरत अंगेज कर देता है। इस वक्त सभी का ध्यान आदित्य पर था। इसके बाद आदित्य कहता है, आप सभी के लिए भी एक ज़रूरी संदेश है। आदित्य की बात सुनने के लिए सभी उत्सुकता से उसकी ओर देखते हैं। आदित्य कहता है, आज से 3 दिन बाद मारवा हाउस में एक फंक्शन है। वे कहते हैं कि हम सभी इस फंक्शन में उपस्थित रहें। ये रिश्तेदारी का मामला है, इसलिए हम सभी का वहां जाना अनिवार्य है। अब क्योंकि हमारी मुक्ता का बर्थडे भी उसी दिन है, इसलिए वे लोग चाहते हैं कि हम मुक्ता का बर्थडे भी वहीं पर सेलिब्रेट करें। वे नहीं चाहते कि मुक्ता का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम उस फंक्शन को अवॉइड करें। फिर एक पल खामोश रहने के बाद आदित्य गंभीर होते हुए आगे कहता है, ये शायद प्रीति और ओमकार के लिए किसी तरह की सरप्राइज पार्टी है, इसलिए मुक्ता, खासकर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसके बारे में आप पहले से अपनी सन्नी मारवा जी या फिर अपने किसी भी दूसरे दोस्त से कोई बात न करें। फिर सभी की तरफ देखते हुए आदित्य आगे कहता है, क्योंकि आप सभी को मारवा हाउस जाना है, इसलिए हमारी सलाह है कि आप सभी जो ड्रेस अपनी मुक्ता की सगाई के लिए पहनने की सोच रहे हैं उसे मारवा हाउस के फंक्शन में पहने। फिर मुक्ता की तरफ देखते हुए कहता है, और हम चाहते हैं कि हमारी बेटी हमेशा की तरह बिल्कुल राजकुमारी लगे। आप अपनी सगाई के लिए दोबारा कोई ड्रेस तैयार कर लीजिएगा। फिलहाल आपने जो भी ड्रेस अपने लिए तैयार की है उसे आप अपने जन्मदिन पर पहने। उस दिन उनके सभी रिश्तेदार वहां आएंगे और आपको पहली बार देखेंगे। मारवा परिवार की होने वाली बहू का इम्प्रेशन किसी भी तरह से कम नहीं होना चाहिए। आपके बाकी सभी दोस्त और हमारे बाकी सभी रिश्तेदार व सभी जानकर भी आपकी जन्मदिन पार्टी मारवा हाउस में ही अटेंड करने वाले हैं। फिर दोबारा से सभी की तरफ देखकर कहता है, इसलिए किसी भी तरह की तैयारी में कोई कमी न रखी जाए। आप सभी के पास 3 दिन हैं। पराशर परिवार की शान के हिसाब से अच्छे अच्छा चुनाव करें। आखिर हम सभी को अपनी बेटी की होने वाली ससुराल में जाना है, किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब आदित्य मुक्ता के सिर पर हाथ रखता है और वहां से चला जाता है। मुक्ता एक पल के लिए आदित्य के चेहरे को देखते रह जाती है।
उसे पहली बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आदित्य को मुक्ता से दूर होने के ख्याल अभी से परेशान करने लगे हैं। आदित्य खुश होने के साथ साथ दुखी भी है। आदित्य के जाते ही मुक्ता के भाई उठकर उसके पास आ जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, फिर उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं। सबसे पहले निशांत कहता है, बताइए आपको आपके जन्मदिन पर क्या चाहिए। तभी प्रशांत कहता है, तोहफा अपने भाई की हैसियत को ध्यान में रखकर मांगिएगा। उसकी बात सुनते ही बाकी सभी हंसने लगते हैं। अब सबसे बड़ा भाई पीयूष कहता है, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, आपको जो भी चाहिए आप मांग लीजिए, आपको मिल जाएगा। मुक्ता अपनी जगह से खड़ी होती है और उन चारों के बीच से बाहर निकल जाती है और फिर कहती है, हम सोचकर आपको बताएंगे कि हमें क्या चाहिए। अभी आप सभी मारवा हाउस चलने के लिए तैयारियां शुरू कर दीजिए। आपसे भेंट तो हम कभी भी मांग सकते हैं, लेकिन मारवा हाउस जाने के लिए समयबद्ध हैं आप सभी। ऐसा कहकर मुक्ता वहां से चली जाती है। मुक्ता के जाने के बाद सरस्वती अपने दोनों हाथ जोड़कर कहती है, हे भगवान, हमारी मुक्ता की जिंदगी को सदा खुशियों से भरा रखें। तभी शीतल सरस्वती को अपनी दोनों बाहों से पीछे की तरफ से पकड़ते हुए कहती है, आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल ऐसा ही होगा। हमारी मुक्ता है ही इतनी अच्छी कि भगवान की कृपा हमेशा उन पर बनी रहेगी। इसके बाद शीतल सरस्वती के सामने की तरफ आ जाती है और कहती है, हमें सिर्फ अपने कपड़े ही नहीं बल्कि उन सभी उपहारों की भी व्यवस्था करनी होगी जो मारवा परिवार के लोगों को हमें देने होंगे। सरस्वती कहती है, मैंने इस बारे में पहले ही सोचना शुरू कर दिया है, चाहे वो लोग यहाँ आएं या हम लोग वहाँ जाएं। मुक्ता के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें उपहार देना तो बनता ही है। ठीक इसी वक्त उछलते हुए नीलम वहां पहुंचती है और कहती है, क्या आप लोगों ने मुक्ता दीदी के साथ साथ हमारे लिए भी वहां कोई लड़का देखा? नीलम की बात सुनकर शीतल और सरस्वती के साथ साथ बाकी सब भी उसी की तरफ देखने लगते हैं। नीलम सभी की तरफ घूरती हुई आंखों को देखकर जवाब देती है, हमें घूरना बंद कीजिए, हमें यहाँ से मुक्ता दीदी के साथ ही जाएंगे। अब हमें वहाँ किसी ने ऐसे ही रखने से मना कर दिया, तो इसलिए हमारे लिए भी लड़का ढूंढना बनता ही है। अब नीलम की बात पर सभी हंसने लगते हैं। तभी शीतल कहती है, वहाँ नौकरों की कोई कमी नहीं, हमें नहीं लगता कि वहाँ मुक्ता को आपकी याद भी आएगी। ये सुनते ही नीलम का चेहरा उतर जाता है। तभी सरस्वती हंसकर नीलम के सिर पर हाथ रखकर उसे हिलाते हुए कहती है, अभी आपकी शादी की उम्र नहीं हुई, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। कौटिल्य का कमरा। देर रात तक काम करते रहने की वजह से सुबह कौटिल्य की आंख नहीं खुली। उसे सोते हुए ही कमरे के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। वो किसी तरह अपनी बंद आंखों को खोलने की कोशिश करते हुए बिस्तर से उठ खड़ा होता है और जाकर दरवाज़ा खोल देता है। दरवाज़ा खोलते ही उसे ठीक सामने भूमि खड़ी हुई दिखाई देती है। भूमि कहती है, तो तुम सोए हुए हो, इसलिए प्रीति ने मुझे भेजा है तुम्हें ले आने के लिए। कौटिल्य की नींद अभी भी नहीं उतरी थी। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि भूमि क्या बोल रही है। भूमि कौटिल्य की हालत देखकर समझ गई थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब वो कौटिल्य के कमरे में मौजूद एक चेयर पर अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठ जाती है। फिर कौटिल्य से पूछती है, क्या तुम्हें समझ आया कि मैंने क्या कहा? कौटिल्य अपनी गर्दन ना में हिला देता है। भूमि कौटिल्य के इस जवाब पर अपने हाथ के अंगूठे और उंगली से एल की शेप बनाते हुए उंगली को माथे पर और अंगूठे को ठोड़ी पर रख लेती है। फिर मुस्कुराकर कहती है, तुम 2 मिनट लो और जाकर फ्रेश हो जाओ ताकि तुम्हें मेरी बात समझ आए कि मैं क्या कह रही हूँ। कौटिल्य भूमि के ऐसा कहने के बाद भी करीब 1 मिनट तक अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है। उसके बाद कहीं जाकर उसे अपनी स्थिति और भूमि की कही हुई बात समझ आती है। फिर वो बाथरूम की तरफ चला जाता है। 5 मिनट बाद वो बाहर आता है। भूमि अभी भी अपनी ही जगह पर बैठी हुई थी। अब कौटिल्य मुस्कुराकर कहता है, शायद आज का दिन काफी अच्छा होने वाला है। भूमि कौटिल्य को घूर कर देखती है। कौटिल्य अपनी बात को बदलते हुए कहता है, मेरा मतलब है कि बिजी होने वाला है। भूमि कौटिल्य की बात का मतलब अच्छी तरह समझ जाती है कि वह क्या कहना चाहता है, लेकिन इस बात को इग्नोर करते हुए भूमि कहती है, प्रीति तुम्हें कई बार मैसेज कर चुकी है, कॉल भी कर चुकी है, लेकिन जब तुमने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने मुझे कॉल की और मैंने प्रीति से कहा कि मैं तुम्हें साथ में लेकर आती हूँ। अब अपना लैपटॉप उठाओ और मेरे साथ चलो। कौटिल्य को सभी बातें सुनाई आ रही थीं, लेकिन अभी भी वो कही हुई बात का कोई भी अर्थ निकालने की स्थिति में नहीं आया था। वो चुपचाप अपना लैपटॉप लेकर भूमि के साथ चल पड़ता है। कुछ ही देर में वे दोनों प्रीति के पास सीक्रेट अंडरग्राउंड में पहुंच जाते हैं। सन्नी का कमरा। ओमकार सन्नी के कमरे के दरवाजे पर खटखटाना शुरू करता है। सन्नी अभी भी गहरी नींद में था।
दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनकर वो अपनी आंखों को रगड़ते हुए उठ खड़ा होता है। सन्नी दरवाजे पर पहुंच पाता इससे पहले ही ओमकार दरवाजे को और भी जोर जोर से खटखटाना शुरू कर देता है। सन्नी अंदर से आवाज देते हुए कहता है, आ रहा हूँ। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है जो 2 मिनट भी इंतजार नहीं हो रहा। सन्नी को बिल्कुल भी अनुमान नहीं था कि इतनी सुबह सुबह दरवाजे पर कौन हो सकता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसे अपने सामने ओमकार खड़ा हुआ दिखाई देता है। उसका चेहरा कुछ उतरा हुआ और कुछ गुस्से से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। उसे देखते ही सन्नी की नींद एक झटके में गायब हो जाती है। वो कहता है, तुम? मुझे लगा पता नहीं कौन है। क्या मैं उठने में बहुत लेट हो गया हूँ? ऐसा कहकर सन्नी वॉल पर लगी हुई घड़ी की तरफ देखता है और कहता है, नहीं, मैं लेट नहीं हुआ हूँ, आज तुम जल्दी हो। ओमकार कुछ नहीं कहता, बस जाकर सन्नी के बेड के एक कोने पर बैठ जाता है। अब सन्नी पूछता है, क्या हुआ? अभी भी प्रीति की नाराजगी खत्म नहीं हुई? ओमकार बड़े ही भारी मन से जवाब देता है, यार, मैं उसके उठने के टाइम से पहले उठकर उसके कमरे पर चला गया था। दरवाज़ा खटखटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने सोचा अच्छा ही है कि दरवाज़ा खुला हुआ है, प्रीति मुझे कमरे में अंदर आने से नहीं रोक पाएगी। मैं खुशी खुशी अंदर चला गया। इतना कहकर वो चुप हो जाता है। सन्नी ओमकार के चेहरे की तरफ देखता है और कहता है, आगे भी बोलो। ओमकार कहता है, क्या बोलूं दोस्त, वो मेरे आने से पहले ही कमरे से जा चुकी थी। मैंने उसे हर जगह अच्छी तरह ढूंढा, कमरे में, बालकनी में, बाथरूम में। सन्नी हैरान होते हुए कहता है, बाथरूम में भी? ओमकार उसे घूरते हुए कहता है, हाँ, बाथरूम में भी कोई नहीं था। फिर सन्नी के खुले हुए मुंह को अपने हाथ से बंद करते हुए कहता है, बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। अगर वो उसमें होती तो दरवाज़ा बंद होता। इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। अब सन्नी अटकते हुए धीरे धीरे पूछता है, क्या तुमने उसे फ़ोन किया? ओमकार कहता है, हाँ, कई बार किया। कभी उसका नंबर बिजी आता है तो कभी सिर्फ रिंग जाती है और वो कॉल उठाती ही नहीं। अब सन्नी भी ओमकार के पास बैठ जाता है और कहता है, ऐसा भी क्या हुआ है प्रीति को जो वो बताने के लिए ही तैयार नहीं? ओमकार कहता है, यही सोच सोच कर मेरा दिमाग फटा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि दुनिया बसाने से पहले ही उजड़ी जा रही हो। अब दोनों दोस्त चुप हो जाते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। तभी सन्नी और ओमकार एक साथ बोल पड़ते हैं। ओमकार के मुंह से अनिका दी और सन्नी के मुंह से अनिका भाभी निकल पड़ता है। अब सन्नी कहता है, प्रीति उनसे कोई बात नहीं छुपाती। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर तुम उनसे मदद मांगोगे तो कोई न कोई हल जरूर निकल जाएगा। अब ओमकार कहता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ। इससे ज़्यादा देर करना ठीक नहीं होगा। मुझे अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेने के लिए उनसे बात करनी ही होगी। आखिर वो मेरी प्यारी बहन है, अपने भाई के लिए इतना तो करना बनता ही है। सीक्रेट अंडरग्राउंड। प्रीति इधर से उधर बेचैन टहल रही थी। जैसे ही भूमि और कौटिल्य को अपनी आंखों के सामने देखती है, 2 कदम बढ़ाकर उनके पास पहुंच जाती है और कहती है, मैं कब से आप दोनों का इंतजार कर रही हूँ। भूमि कहती है, अब बताओ क्या बात है। प्रीति अपनी तरफ से सारी बात बता देती है और फिर कहती है, उसे होश आ गया है। अगर वो हमारी मदद करे तो हम लक्ष्यों का स्केच बना सकते हैं। ऐसा कहकर प्रीति मुड़ती है और एक कमरे की ओर चल पड़ती है। कमरे तक पहुंचकर उसका दरवाज़ा खोलकर वो अंदर जाती है। भूमि और कौटिल्य भी उसके पीछे पीछे अंदर पहुंच जाते हैं। यह कमरा किसी भी मायने में एक अच्छे अस्पताल के बेहतरीन कमरे से कम नहीं था। बेड पर एक लड़की लेटी हुई थी जिसके शरीर के साथ सभी जरूरी मशीनरी जुड़ी हुई थी जो उसकी शारीरिक क्रियाओं का आकलन बता रही थी। प्रीति उसके सिरहाने के पास मौजूद एक स्टूल पर बैठ जाती है और फिर उससे कहती है, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? पेशेंट आंख खोलती है और फिर अपनी भारी आंखों को दोबारा से बंद कर लेती है। प्रीति उसके चेहरे को अपनी हाथों की उंगलियों से थपथपाते हुए दोबारा उठाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी वो कुछ बोल नहीं पाती। जब प्रीति तीसरी बार कोशिश करती है तो वो मरीज कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसके होंठ हिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन गले से आवाज़ बाहर आती हुई सुनाई नहीं आती। प्रीति कहती है, तुम ज्यादा देर तक बीमार होने का नाटक करके बच नहीं सकती। तुम्हें हमारे सवालों के जवाब देने ही होंगे और हमारी मदद करनी ही होगी। प्रीति को अपने मरीज के साथ इस तरह का व्यवहार करते हुए देखकर भूमि प्रीति का हाथ पकड़ लेती है और उसे उठाकर बाहर ले जाती है। भूमि के साथ साथ कौटिल्य भी उनके पीछे पीछे बाहर चला जाता है। भूमि प्रीति के कंधे पर हाथ रखते हुए बड़े ही आराम से कहती है, क्या हो गया है तुम्हें? ये तुम किस तरह का बर्ताव कर रही हो? तुम्हें अच्छी तरह पता है वो होश में आ चुकी है, लेकिन बात करने की स्थिति में अभी भी नहीं है।
इस तरह उसकी सेहत और बिगड़ सकती है। अब प्रीति जवाब देती है, उसकी सेहत बिगड़ने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ उससे जानकारी हासिल करनी है। भूमि प्रीति की बात सुनकर उसका चेहरा देखती ही रह जाती है। प्रीति हाजिर जवाब थी, लेकिन उसका दिल वाकई काफी कोमल था। उससे इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। भूमि प्रीति से बड़े ही प्यार से कहती है, तुम ठीक हो ना? क्या कुछ हुआ है जिसकी वजह से तुम परेशान हो? भूमि की इस तरह की बात सुनकर प्रीति को अपनी स्थिति का भान होता है। वो अपना एक हाथ अपनी कमर पर और दूसरा हाथ अपने चेहरे पर रख लेती है। उसके बाद वहीं मौजूद सोफे पर बैठ जाती है। अब भूमि प्रीति के एक तरफ सोफे पर बैठते हुए उससे कहती है, अच्छा ये बताओ, वो बातचीत कर सके ऐसी हालत में कब तक आ जाएगी? प्रीति जवाब देती है, 24 से 36 घंटे लग जाएंगे। अब प्रीति के दूसरी तरफ कौटिल्य बैठ जाता है और प्रीति से कहता है, हमारे पास काफी वक्त है, उसके ठीक होने के बाद हम उससे जानकारी ले सकते हैं। जहाँ तक मुझे ठीक याद है, भूमि ने मुझे बताया था कि जब उसे यहाँ लाया गया तो वो काफी डरी हुई थी। मुझे नहीं लगता उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन उगलवाने के लिए उसे टॉर्चर करने की जरूरत पड़ेगी। वो आसानी से हमारे साथ कोऑपरेट करेगी। अब भूमि प्रीति को समझाते हुए कहती है, देखो, अगर अभी हम उसके साथ जोर जबरदस्ती करेंगे और किसी तरह डर की वजह से उसकी हालत और खराब हो गई अथवा उसकी जान चली गई, तब हमें नहीं जल्दी और नहीं देर में कोई भी जानकारी मिल सकेगी। इसलिए तुम्हें और हमें धैर्य से काम लेना होगा। प्रीति की हालत को देखकर कौटिल्य को भी काफी अजीब लगता है। इस तरह के व्यवहार की उसने प्रीति से कभी भी उम्मीद नहीं की थी। कौटिल्य आंखों ही आंखों में भूमि से कुछ कह देता है। भूमि पलकें झपकाकर ठीक है कहती है। कुछ पलों की खामोशी के बाद भूमि प्रीति से कहती है, देखो, 2 बातें हो सकती हैं जिससे तुम्हारा ध्यान बट जाए। पहला, तुम्हारे पास और भी दूसरे पेशेंट हैं जिन्हें ठीक करने की जिम्मेदारी तुमने अपने सिर पर ली है, या तो तुम उनके इलाज पर अपना ध्यान लगाओ। और दूसरा, अगर तुम्हारा मूड बहुत खराब है तो तुम मेरे साथ चलो, आज कहीं बाहर घूमकर आते हैं, कहो कैसा रहेगा? प्रीति भूमि की तरफ देखती है और हल्के से मुस्कुराती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। तभी भूमि आगे कहती है, तुम कहो तो मैं ओमकार को भी साथ ले चलती हूँ। अब प्रीति झट से कहती है, नहीं, मुझे उसके साथ कहीं नहीं जाना। यह सुनते ही भूमि को यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि उसका शक बिल्कुल सही है। प्रीति का मूड खराब होने की वजह ओमकार ही है। अब वो मन ही मन तय करती है कि वो जाकर ओमकार से बात करेगी कि उसने उसकी चहेती प्रीति का मूड क्यों खराब किया है। अब भूमि कहती है, ठीक है, तुम ही तय करो कि आगे क्या करना है। प्रीति कहती है, हमारे पास वक्त कम है, अभी हम आउटिंग पे नहीं जा सकते। वैसे भी आपकी भी ऑफिस से बहुत ज़्यादा छुट्टी होने लगी है। हम आउटिंग पे फिर किसी दिन चलेंगे। अभी जाकर मैं अपने दूसरे पेशेंट को देख लेती हूँ। भूमि प्रीति के सिर पर हाथ रखती है और उसे उसके चेहरे तक ले आती है। फिर मुस्कुराकर कहती है, जैसा तुम सही समझो। इसके बाद प्रीति को वहीं छोड़कर कौटिल्य और भूमि वहां से बाहर निकल जाते हैं। डाइनिंग हॉल। इधर कौटिल्य और भूमि चलते हुए डाइनिंग हॉल तक पहुंच जाते हैं। वहीं भूमि अपना फोन निकालकर ओमकार को फोन मिलाती है। ठीक इसी वक्त ओमकार और सन्नी सामने से डाइनिंग हॉल में एंट्री करते हैं। ओमकार जैसे ही अपना फोन देखता है तो उस पर भूमि का नाम दिखाई देता है। वो फोन उठाता है, उससे पहले ही उसे अपने सामने ही भूमि दिखाई देती है। वो फोन कट करके सन्नी के साथ भूमि के पास पहुंच जाता है। ओमकार के सामने आते ही भूमि आओ देखती है नताब, उसका कान पकड़ लेती है और कहती है, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुमने मेरी प्यारी सी बहन प्रीति को परेशान क्यों किया है? ओमकार भूमि के हाथ पर अपना हाथ रख लेता है और अपने कान को छुड़ाने की कोशिश करते हुए भूमि से विनती करने लगता है, भूमि दी, प्लीज छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। भूमि कहती है, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तब कान छोड़ूंगी। ओमकार कहता है, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है, कब से उसके आगे पीछे चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन वो कुछ बताने के लिए ही तैयार नहीं है। प्लीज छोड़ दीजिए, उसके बाद पूरी बात बताऊंगा। प्लीज भूमि दी, प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है। अब भूमि उसका कान छोड़ देती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें यही न पता हो कि वो प्रीति क्यों परेशान है? इतना तो मुझे भी पता चल गया कि उसकी परेशानी की वजह तुम ही हो, और तुम्हें ये नहीं मालूम कि वो तुम्हारी वजह से परेशान क्यों है। अब सन्नी ओमकार की पैरवी करते हुए कहता है, भूमि दी, ये सच कह रहा है। प्रीति इसका फोन नहीं उठा रही, बात भी नहीं कर रही, यहाँ तक कि मिल भी नहीं रही। एक ही घर में रहते हुए प्रीति को ढूंढना मुश्किल हो गया है। आप खुद सोचो, इतनी सुबह सुबह हम सभी में से केवल यही नहा धोकर सच संवर कर क्यों दिखाई दे रहा है? इतनी जल्दी उठकर ये प्रीति के कमरे में गया था
ताकि उससे बात कर सके, लेकिन वह इससे भी एक कदम आगे है। उसके पहुंचने से पहले ही वहां से चली गई। अब भूमि सन्नी से कहती है, वैसे तो इसकी तरफदारी करने के लिए मैं तुम्हारा भी कान मरोड़ती, पर तुम्हारी बात मुझे सही लग रही है। तो तुम दोनों का कहना है कि तुम लोगों को बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। अब ओमकार कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। कुछ कुछ पता है, लेकिन वजह वही है या कुछ और है, ये समझ पाना बेहद मुश्किल हो गया है। अब भूमि हैरान होकर ओमकार के चेहरे की तरफ देखती है। ओमकार कहता है, आप हमारे साथ आगे बैठकर बात करते हैं। तभी कौटिल्य कहता है, तुम तीनों बात करो, मुझे कुछ और जरूरी काम निपटाने हैं। भूमि अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। कौटिल्य वहां से चला जाता है। अब भूमि, सन्नी और ओमकार तीनों एक साथ बैठ जाते हैं। इसके बाद सन्नी और ओमकार बारी बारी से पूरी बात बड़े ही विस्तार से भूमि को कह सुनाते हैं, जिसके अंतर्गत वे प्रीति पर हमले की और ओमकार की माफी मांग लेने की बात भी बता देते हैं। भूमि उनकी सारी बातें सुनने समझने के बाद खामोश होकर सोचना शुरू कर देती है कि किस तरह उसने प्रीति के कमरे में ओमकार को देखा था, और उनके कमरे के हालात को देखकर वो ये बात अच्छी तरह समझती थी कि प्रीति ओमकार को बेहद चाहती है। इसके अलावा भूमि ये बात अच्छी तरह समझती थी कि प्रीति एक संवेदनशील लड़की है। अभी भूमि अपने मन में सारी बातों का आकलन ही कर रही थी कि इतने में सन्नी कहता है, हम इसी बारे में मदद मांगने के लिए अनिका भाभी के पास जा रहे थे। प्रीति से सच जानने का अब हमारे पास वही एक रास्ता बचा था, लेकिन हमारी जो मदद अनिका भाभी कर सकती हैं वो तो आप भी कर सकती हैं। अब ओमकार गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्लीज भूमि दी, कुछ कीजिए। ओमकार के चेहरे की मायूसी और आंखों की हल्की हल्की नमी देखकर भूमि का दिल पिघल जाता है। अब भूमि कहती है, मुझे कुछ वक्त दो, मैं पता करती हूँ, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर भूमि अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और चल पड़ती है। चलते चलते उसके मन में लगातार यही ख्याल चल रहा था कि उनकी सगाई पास है और यहाँ ये दोनों किसी अलग ही तरह की दुविधा में उलझे हुए हैं। इस तरह तो सगाई का सारा मज़ा खराब हो जाएगा। मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। सीक्रेट रिसर्च लैब, मारवा हाउस। अनिका एक चेयर पे बैठ जाती है। उसकी निगाहें एकदम सामने की तरफ टिकी हुई थीं। उसकी स्थिर आंखों को देखकर ये आसानी से समझा जा सकता था कि लगातार उसके दिमाग में कोई न कोई विचार प्रक्रिया कर रहा है। जब कुछ देर तक वो इसी तरह बैठी रहती है, तब एनी उसके पास आती है और वहीं खड़ी हो जाती है। एनी इसलिए चुपचाप खड़ी होती है क्योंकि वह अनिका की सोच में किसी भी तरह का विघ्न उत्पन्न नहीं करना चाहती थी। वो इस बात को अच्छी तरह समझती थी कि यदि अनिका कुछ सोच रही है तो निश्चित तौर पर ही वो इस विकट समस्या का कोई न कोई हल निकालने की कोशिश कर रही है। तभी अनिका को इस बात का एहसास होता है कि एनी उसके पास खड़ी है और वो उससे कुछ कहना चाहती है। अनिका एनी की तरफ देखते हुए कहती है, क्या तुम्हें कुछ कहना है? एनी जवाब देती है, आपकी और मेरी गति के तेज होने से हम हमारा काम जल्दी निपटा सकते हैं और अभी हमने अपना काम खत्म भी कर लिया है, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए हमें रसायन प्रक्रिया के पूरे होने तक रुकना होगा। रसायन प्रक्रिया की गति को हमारी स्पीड बढ़ा नहीं सकती। हमें अपने अगले चरण पर काम करने के लिए कुछ घंटे तक इंतजार करना ही होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि तब तक आप जाकर आराम कर लें। अनिका बिना कुछ कहे अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। तभी एनी आगे कहती है, मैं एक बात जानना चाहती हूँ। अनिका कहती है, पूछो एनी। एनी कहती है, आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि किसी तथ्य पर गहन अध्ययन हो रहा है। यदि वह हमारे काम से संबंधित है तो क्या मैं जान सकती हूँ कि वह क्या है? अनिका लंबी गहरी सांस लेती है और उसे छोड़ते हुए एनी से कहती है, हाँ एनी, तुम इस बारे में जान सकती हो। दरअसल अभी हमारे पास जो सैंपल है उससे न जाने कितने रिजल्ट निकलेंगे और उन्हीं परिणामों के आधार पर न जाने कितनी दिशाएं खुलेंगी। अगर हम हर एक रास्ते पर आगे बढ़ेंगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। यह भी हो सकता है कि दुश्मन इसे किसी और उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर रहा हो और हम कोई नई चीज़ ईजाद कर बैठें, वो भी ऐसी कोई चीज़ जिसकी हमें इस समय कोई आवश्यकता ही न हो। फिर एक पल रुककर दोबारा कहना शुरू करती है, एनी, हमारे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। हमें एक बार में ही सही दिशा पकड़नी होगी, नहीं तो हम हमारा अगला निशाना लगाने से चूक जाएंगे। दुश्मन हमारी गिरफ्त में आते आते निकल जाएगा। अब एनी कहती है, तब क्या मैडम, हमें इसे छोड़ देना चाहिए? अनिका जवाब देती है, हम इसे छोड़ नहीं सकते। यही एक क्लू है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए हमारे लिए ये पता लगाना बेहद ज़रूरी है कि दुश्मन इसका इस्तेमाल किस तरह कर रहा है। अब एनी पूछती है, तो फिर मैडम अब हम क्या करने वाले हैं? अनिका जवाब देती है,
अगर कुछ और सैंपल हमारे हाथ लग जाएं तो हमारे लिए मंजिल तक पहुंचना थोड़ा आसान हो जाएगा। तब हमारे पास दिशा होगी, बस हमें उसी दिशा में आगे बढ़कर खोज करनी होगी। अब एनी कहती है, मैं कुछ समझी नहीं मैडम। अनिका कहती है, तुम बस इंतजार करो, मैं उन सैंपल्स को बंदोबस्त करके दोबारा लौटती हूँ। उसके बाद तुम सब कुछ खुद ही समझ जाओगी। एनी कहती है, जी मैडम। अनिका कहती है, जब तक मैं वापस नहीं आती क्या तब तक आगे के काम को तुम संभाल लोगी? एनी जवाब देती है, जी मैडम, इन रिजल्ट्स के आने पर आगे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ, आप आराम से जाइए। अनिका अपनी जगह से खड़ी होती है और कहती है, गुड नाइट एनी। एनी पलटकर जवाब देती है, हैव अ नाइस नाइट मैडम। दिल्ली की सुनसान सड़क मल्होत्रा फार्मेसी से कुछ दूर रात हो चुकी थी। श्वेता अपनी गाड़ी लेकर फार्मेसी से घर जाने के लिए निकली थी। फार्मेसी ऐसी जगह पे थी जहां पर सामान्यतः दूर दूर तक बसावट नहीं थी। फार्मेसी से कुछ ही किलोमीटर दूर चलने के बाद अचानक से श्वेता की गाड़ी खराब हो जाती है। श्वेता काफी कोशिश करती है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं